हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मीनिंग होता है नम्स या फिर बेटा रूल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस। मतलब किसी भी काम को कैसे करना है वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल बताते हैं। तो अकाउंट्स में जो हमें एंट्रीज करनी है, जो हमें अकाउंट बनाने हैं, वो किस तरीके से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कौन कौन से उसमें आइटम्स आएंगे, कौन से आइटम्स को डेबिट करना है, कौन से आइटम को क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें, किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो सब कुछ कौन बताता है, प्रिंसिपल बताता है। तो प्रिंसिपल की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या बन गई बेटा, नम्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होती है बेटा हिंदी में समानता। समानता, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। समानता कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक फर्म आपकी है और एक फर्म आपके फ्रेंड की है। मान लीजिए एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, एक बिजनेस आपके फ्रेंड ने स्टार्ट किया। तो दोनों में ही जो अकाउंटिंग का मेथड होगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों में ही अकाउंटिंग का मेथड क्या होगा, सेम होगा। अब बेटा आपके स्कूल में जो अकाउंटेंसी की बुक पढ़ाई जा रही है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं, वही बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। मतलब यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नम्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेटा कुछ फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स कैसे होते हैं, मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको किसने बनाया है बेटा, वो मैन मेड है, इंसानों ने बनाया है। दूसरा बेटा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें चेंज लेके आ सकते हैं। कोई रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो इसकी फीचर्स हैं, दैट इज अ जर्नली एक्सेप्टेड। जर्नली एक्सेप्टेड का मतलब बेटा कि सभी ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे बेटा इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी और कंट्री हो। वहाँ पे सब जगह क्या होती है बेटा, सेम अकाउंटिंग होती है। जो चीज़ें डेबिट यहाँ पे करते हो वही चीज़ें अमेरिका में भी डेबिट होती हैं, जो यहाँ पे क्रेडिट करते हो वही वहाँ पे भी क्रेडिट होती हैं। तो अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है, यूनिवर्सल होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेटा जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है ना, बेसिकली वो बेटा 2 टाइप्स में हमारे डिवाइडेड होते हैं। एक होता है बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बेटा, जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो, जैसे आप एक अकाउंटेंट हो, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें अपने मन में रखते हो, क्या क्या आप अज्यूम कर लेते हो। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन, तो इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ अजम्पशन। मतलब आप क्या कर लेते हो, कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हो कि ये ऐसे चीज़ें होंगी, उसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। मतलब कि एक हमारा जैसे कि कस्टम होता है हमारी सोसाइटी का बेटा, पहले से ही आ रहा है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में भी जो चीज़ें बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से चली आ रही हैं, उसी को हम कन्वेंशंस बोलते हैं। आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, तो जो हमारा कन्वेंशंस होता है वो क्या होता है बेटा, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो आज हम इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें बेटा पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें गोइंग कंसर्न का। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, देखो गोइंग का मतलब जो ऐसी चीज़ जो चलती रहे। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, होता है इंटरप्राइजेस। कंसर्न को बिजनेस या इंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, आप एक अकाउंटेंट हैं और आप किसी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये बिज़नेस आगे तक भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा, तो नियर फ्यूचर में ये चलता रहेगा। तो इसलिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, द बिजनेस विल कंटिन्यू,
बिजनेस हमेशा मतलब आपका चलता रहेगा फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल का मतलब बेटा नियर फ्यूचर में आपका ये बिजनेस चलता रहेगा। एंड देर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्या करें, बंद करें। तो गोइंग कंसर्न में आप क्या जंक्शंस बना लेते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो बेटा चलता रहेगा, वो हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला इसी पॉइंट्स में डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल, ऑलरेडी पढ़ चुके फिक्स कैपिटल क्या होती है, एंड करंट सॉरी फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बेटा फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वाली एसेट हमारी कैसी है, फिक्स है, ये वाली करंट हमारी कैसी है, एसेट है। ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल के की वजह से होती है बेटा, गोइंग कंसर्न की वजह से होती है। क्योंकि बिजनेस चल रहा है तभी बेटा फिक्स है, तभी वो क्या है, करंट है। तो बिजनेस बंद ही होना होगा बेटा, तो क्या करंट क्या फिक्स, कुछ पता नहीं। क्योंकि एक साल बाद तो जैसे आपका बिजनेस बंद हो जाता है। अब करंट एसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक साल तक कैश में कन्वर्ट हो जाती है, एक साल के अंदर अंदर। फिक्स एसेट्स क्या होती है बेटा, एक साल से ज़्यादातर चलती है। तो अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट ना हो, अगर हम ये ना माने कि बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है। इसी तरह से डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो ये भी बेटा लास्ट क्लासेस में हो चुके हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में बेटा डिफरेंशिएट इसी प्रिंसिपल के वजह से होता है। नहीं तो इसमें भी कोई भी डिफरेंशिएट ना हो, जो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाए, तो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगला प्रिंसिपल करते हैं बेटा कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ बेटा फिक्स कर देना जो चेंज ना हो बार बार। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब जो मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का पहले मतलब समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर फॉलोड, ईयर आफ्टर ईयर। अगर कोई एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम बेटा स्टार्टिंग में फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वही बिजनेस के आगे तक हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पहले तो मैं आपको बताऊं तो समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको समझा दूं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब जो हमारी एसेट्स हैं बेटा, उनकी जो हमारी वैल्यू है उसमें क्या आना, कमी आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जो कि आगे आपके चैप्टर्स में आप पढ़ोगे भी। तो जो मेथड्स होते हैं बेटा, इनको मेनली कैलकुलेट करने के, वो एक एसएलएम मेथड होता है, एक डब्ल्यूडीवी मेथड होता है। तो डिटेल में बेटा वहीं पढ़ोगे, तो मैं तो एग्जांपल के लिए करवा रहा हूँ। सपोज आपने क्या कर लिया, अपने बिजनेस के पहले साल में एसएलएम मेथड यूज कर लिया। तो कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, एसएलएम मेथड। तो पहले साल जो आपने किया वही दूसरे साल करोगे, तीसरे साल करोगे, चौथे साल करोगे और पाँचवें साल करोगे। मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि आप बेटा अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को बदलोगे नहीं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होगी आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एक ही अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो आपने फॉलो करनी शुरू कर दी स्टार्टिंग में, वो ईयर आफ्टर ईयर चलती रहेगी। लेकिन अगर हमें चेंज करना पड़ा तो बेटा किस सिचुएशन में चेंज होगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली, कब होगा, इफ़ लॉ रिक्वायर्ड। अगर गवर्नमेंट ने बेटा क्या बदल दिया, कानून बदल दिया, मतलब कोई लॉ बदल दिया। जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, जीएसटी लेके आई गवर्नमेंट। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जो बेटा हम सेल टैक्स पेड करते थे, जो हम क्या पेड करते थे, हमारी एक्साइज ड्यूटी थे जो हमारी पेड करते थे, वैल्यू एडेड सर्विसेज पेड करते थे, उन सबको मिला के क्या बन गया, जीएसटी बन गया। तो पहले जो पेड करते थे, अब हम क्या पेड कर रहे हैं बेटा, जीएसटी पेड कर रहे हैं। अगला कब चेंज कर सकते हो बेटा, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होता है बेटा जो हमें ये बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन होता है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल का ही होता है। तो ICAI एक इंस्टीट्यूशन होता है जो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इशू करता है। तो मतलब ये भी किसी लॉ से कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद किसके लिए, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर आपको लगता है कि आपके मेथड चेंज करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी हो सकती है, तो आप क्या दिखा दो बेटा, आप चेंज करके दिखा सकते हो। ठीक है,
तो ये बात हुई बेटा कंसिस्टेंसी के बारे में। थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है बेटा अक्रूवल वाला। ठीक है, थर्ड जो प्रिंसिपल आता है वो किसका आता है, अक्रूवल वाला। तो अक्रूवल वाले को पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मान लीजिए बेटा आपका ना फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/15 से, मतलब 1 अप्रैल 2015 से, और ख़त्म कब हो रहा है बेटा 31 मार्च 2016 को ख़त्म हो रहा है। और आपने ना कोई ट्रांजेक्शन क्या कर ली बेटा 26 मार्च 2016 को कर ली, मतलब कि ईयर एंड होने के 4 से 5 दिन पहले कर ली। आपने ट्रांजेक्शन क्या कर ली बेटा, गुड्स आपने परचेज कर लिए ₹10,000 के। किससे परचेज कर लिए, मिस्टर राम से। मिस्टर राम से परचेज कर लिए, लेकिन उसकी पेमेंट आपने कब करी बेटा, 3 अप्रैल 2016, मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया तब आपने क्या कर दी, उसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये बेटा चीज़ें आपने क्या करी, क्रेडिट परचेज करी। ये आपने कौन सी करी, क्रेडिट, मतलब गुड्स परचेज कर लिए, पैसे अभी नहीं दिए। तो अब आपसे यहाँ पे जब ईयर एंड हो गया तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कि 26 तारीख को होनी चाहिए या फिर 3 तारीख को, जब आपने क्या कर दी बेटा, सेटल कर दी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसके पहले कि और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक, ट्रांजेक्शन बुक में कब रिकॉर्ड कर लेते हैं, व्हेन इट टेक प्लेस, जब ये बेटा होती है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। ऐसा नहीं है मतलब ये ट्रांजेक्शन हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस दिन ये ट्रांजेक्शन होती है, ना कि बेटा हम सेटलमेंट डे वाले, मतलब हमने जब गुड्स को परचेज किया उसी दिन हम क्या कर लेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन कर लेंगे, मतलब 26 तारीख को ही इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। जो थर्ड डेट है उस दिन को बेटा हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जब जो थर्ड डेट को रिकॉर्ड होगी वो बेटा कैश बेसिस ट्रांजेक्शन होती है। जो 26 तारीख को रिकॉर्ड हुई उसको अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब मेनली यही होता है कि आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैश में ट्रांजेक्शन करी है या क्रेडिट में करी है। जब ट्रांजेक्शन हो गई आप क्या कर लोगे, उसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हुई अक्रूवल अकाउंटिंग के, अक्रूवल प्रिंसिपल के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बेटा और इसके सारे प्रिंसिपल करते हैं और कन्वेंशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।